आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं BHIG 110 यूनिट 1 18वीं शताब्दी में राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ब्रिटिश शक्ति का उदय, यानी कि व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में ब्रिटिश शक्ति का कैसे परिवर्तन हुआ, इसके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ब्रिटिश शक्ति का उदय। 17वीं और 18वीं शती की राजनीतिक सबसे निर्णायक दूरगामी विशेषता भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय एवं प्रसार था। इसने भारत के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया। इस भाग में हम भारत में अंग्रेज कैसे आए और फिर उन्होंने किस प्रकार से अपने प्रभाव का प्रसार किया, इसके बारे में जानेंगे। पॉइंट नंबर 1, व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति तक का सफर। 18वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तन हो गया था। अपनी स्थापना के 13 दिसंबर 1600 से 1744 तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने व्यापार एवं प्रभाव को धीरे धीरे फैलाया। युद्ध और मुगल दरबार में घुसपैठ की। उन्होंने पुर्तगाली और डचों के बढ़ते प्रभाव को भी कम कर दिया। 18वीं सदी के आते केवल फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला करने के लिए भारत में बची थी। बाकी उन्होंने अपने सारे प्रतिद्वंद को समाप्त कर दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभ को सामान्यतः 1757 के उस समय से माना जाता है जब अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। 1757 की विजय की पृष्ठभूमि दक्षिण भारत में उस समय तैयार की गई थी जब अंग्रेजों ने फ्रांसीसी कंपनी के साथ संघर्ष किया था और उन्हें हराया था। इस संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो एक चौथाई शताब्दी 1744 से लेकर 1763 तक जारी रहे थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 150 वर्षों तक एक व्यापारिक संगठन के रूप में कार्य किया। 1730 से भारत में 1730 से भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रसार का कारण यूरोप के उत्पादन तथा व्यापार का फैलाव और यूरोप में आक्रामक राष्ट्रीय राज्यों का उदय होना था। भारत में मुगल प्रभुत्व के पतन ने स्पष्ट इन कंपनियों के प्रभाव के प्रसार के लिए एक महान अवसर पैदा कर दिया था। करोड़ों के अधिक राजस्व प्राप्त करने की कंपनी की लालसा ने भी साम्राज्य को विस्थापित करने की ओर प्रेरित किया। कंपनी को अपने व्यापार को बनाए रखने के लिए और सेना का खर्च उठाने के लिए भी अधिक से अधिक राजस्व और अधिक से अधिक साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाने के लिए प्रेरित होना पड़ा। कंपनी की बंगाल की विजय में दोहरे स्वार्थों की पूर्ति हुई। एक तरफ तो उन्हें अपने व्यापार करने के लिए संरक्षण प्राप्त हो गया और दूसरी तरफ उनका राजस्व में अपना नियंत्रण हो गया, जिससे उन्होंने अपने राजस्व में काफ़ी वृद्धि कर ली। उनका लक्ष्य था बंगाल के अतिरिक्त राजस्व को प्राप्त कर उसको बंगाल के सामानों पर खर्च किया जाए और उन सारे सामानों को बंगाल से प्राप्त करने के बाद उनको यूरोप के अन्य देशों में बेचकर उनको उनको बेचकर काफ़ी बड़ा मुनाफा कमाया जाए। इस बात इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1765 में 4 लाख पाउंड से बढ़कर 1770 के दशक के अंत तक 10 लाख पाउंड तक उनका बंगाल से प्राप्त होने वाले सामानों का दाम पहुंच गया था। दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1742 में यूरोप के अंदर दोनों देशों के मध्य युद्ध हो जाने के कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होती है। 1745 के आते आते ये युद्ध भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक युद्ध का प्रमुख कारण बन गया था। ये दोनों कंपनियां भारत में व्यापार और राजनीतिक सत्ता को अपने प्रतिद्वंद्वियों के रूप में देखती थी। पौंडीचेरी के पास अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी जहाज़ों पर आक्रमण कर दिया, परंतु फ्रांसीसियों ने शीघ्र ही मद्रास पर अधिकार कर लिया। इस मौके पर कर्नाटक के नवाब ने अंग्रेजों के द्वारा मद्रास को बचाने की अपील को अपील का उत्तर देते हुए फ्रांसीसी सेनाओं पर आक्रमण किया, परंतु उसकी सेनाओं को फ्रांसीसियों की छोटी सी सेना की टुकड़ी ने सेंट थॉमस में पराजित कर दिया। यूरोप में युद्ध समाप्त होने के साथ ही अस्थायी रूप से दोनों कंपनियों के बीच में युद्ध भी समाप्त हो गया। सर्वोच्चता के प्रश्न का अभी अंतिम रूप से समाधान नहीं हुआ था। 1748 के बाद संघर्ष की भावना एक बार फिर से शुरुआत होने लग गई थी। कर्नाटक का दूसरा युद्ध पौंडीचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के कूटनीतिक प्रयासों का परिणाम था। हैदराबाद और कर्नाटक राज्यों के सिंहासन प्राप्त करने के लिए आंतरिक कलह होने लगी थी और इन राज्यों से आकर्षक व्यय प्राप्त करने की लालसा से डुप्ले ने शीघ्रता के साथ कर्नाटक में चंदा साहिब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को समर्थन देने का दृढ़ निश्चय दिया और उनको आश्वासन दिया
ये प्रारंभिक तैयारियां उस समय काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुईं, जबकि फ्रांसीसी और उनके सहयोगियों ने 1749 में अपने विरोधियों को पराजित कर दिया। फ्रांसीसियों को क्षेत्रीय व आर्थिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त हुए। उन्होंने नॉर्दर्न सरकार, मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी के आसपास के कुछ गांवों को प्राप्त कर लिया था। राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखने के लिए हैदराबाद के निजाम दरबार में फ्रांसीसियों के एक प्रतिनिधित्व की नियुक्ति भी कर दी गई। अंग्रेजों ने अपनी प्रजा का बदला 1750 में लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी चालाकीपूर्ण योजना को लागू करते हुए 200 अंग्रेज सिपाहियों और 300 भारतीय सैनिकों की मदद से आरकाट पर अधिकार कर लिया। चंदा साहिब के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए उसने त्रिचापल्ली के घेरे को तोड़ दिया। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन के अभाव में फ्रांसीसी की पुनः कोई भी शक्ति को प्राप्त करने के प्रयासों को काफ़ी धक्का लगा। यानी कि फ्रांस की जो सरकार थी वो फ्रांसीसी कंपनी को समर्थन नहीं दे रही थी, आर्थिक सहायता नहीं दे रही थी। उनको अमेरिका और भारत के संघर्षों में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसीलिए उन्होंने कच्ची संघर्षों के बदले अपमानजनक शांति को स्वीकार किया और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होने वाले युद्धों में भाग लेना कम कर दिया। इस प्रकार कंपनी के चरित्र को एक राज्य के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बड़ा विनाशकारी सिद्ध हुआ। फ्रांसीसी सरकार ने न केवल भ्रष्ट थी बल्कि पतनशील भी थी, बल्कि भविष्य में होने वाली विकासों और योजनाओं को समझने में भी असफल रही। अंग्रेजी कंपनी के साथ वार्तालाप होने के बाद 1754 में डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया और वास्तविक रूप से फ्रांसीसी चुनौती अंग्रेजों के लिए पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। कर्नाटक का तीसरा युद्ध। यूरोप में लड़ाई छिड़ जाने के कारण दोनों कंपनियों के बीच एक बार फिर से 1756 में युद्ध की शुरुआत हो जाती है। काउंट डी लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना की सहायता के लिए फ्रांस ने एक सेना भारत भेजी, लेकिन उस जहाज को वापस भेज दिया गया। फ्रांसीसी सेना को कर्नाटक में पराजय का मुंह देखना पड़ा। हैदराबाद की दरबार तथा क्षेत्र में फ्रांसीसियों की जो स्थिति प्राप्त की थी उसको अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया और फ्रांसीसियों को हैदराबाद और कर्नाटक के बाहर निकाल फेंका। 1760 में पांडिवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय से भारत में उनका प्रभाव भी समाप्त हो गया। युद्ध जैसी शांति की परिस्थिति एक बार फिर यूरोप से ही संबंधित थी। पेरिस की 1763 की संधि के द्वारा फ्रांसीसी कंपनी बिना किसी राजनीतिक अधिकार एवं एक व्यापारिक संगठन मात्र रह गई थी। अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच संघर्ष अंग्रेजों के लिए भारत में अपनी शक्ति को संगठित करने के लिए एक निर्णायक पड़ाव था। 20 वर्षों के बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसी के ऊपर अपनी श्रेष्ठता को साबित किया। कर्नाटक इन युद्धों से अनुभव सीखने उन्होंने काफ़ी सीखे और उनको अन्य देश के अन्य भागों में भी अंग्रेजों ने इस अनुभव को लागू किया। बंगाल की विजय। अंग्रेजों के बंगाल की विजय प्लासी से लेके बक्सर तक। बंगाल एक ऐसा प्रदेश था जिस पर अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक नियंत्रण को स्थापित किया था। नवाब सिराजुद्दौला को 1757 में प्लासी के युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा। 1757 में मीर कासिम के द्वारा 24 परगनों की जमींदारी और फिर 1760 में बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारियां कंपनी को प्रदान कर दी गईं। इससे कंपनी के अधिकारियों को नवाब के अधिकारियों और किसानों का दमन करने का अवसर मिल गया। इसी प्रकार व्यापारिक अधिकारों का भी दुरुपयोग कंपनी ने किया। मीर कासिम ने सिराजुद्दौला की उदाहरण का अनुसरण करते हुए अपनी संप्रभुता पर होने वाले हमलों का मानने से इनकार कर दिया और उसने अवध के नवाब मुगल सम्राट के साथ मिलकर 1764 में बक्सर में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। कंपनी ने एक आसान सी विजय प्राप्त की और इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजों ने हरा दिया। यहाँ पर हमारा संबंध केवल राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों से है। दोहरी शासन प्रणाली। 1765 की संधि के द्वारा बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को लागू किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था और कंपनी की वास्तविक शासक भी वही था। नवाब अब नाम मात्र का शासक रह गया था। उसकी सेनाओं को समाप्त कर दिया गया। प्रशासन का कार्य एक सूबेदार को सौंप दिया गया जिसे नवाब के नाम पर कार्य करना होता था, परंतु उसको मनोनीत कंपनी के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा ही किया जाता था। उप दीवान के माध्यम से राजस्व की वसूली की जाती थी। दीवानी और सूबेदार के कार्यकालयों पर एक ही व्यक्ति का नियंत्रण हो जाने के कारण कंपनी को नियंत्रण करना, बंगाल पर नियंत्रण करना अंग्रेजों के लिए बहुत ही आसान हो गया था। इससे भी अधिक इसमें लाभ यह हुआ कि अगर कुछ भी लूट खसूट या दमन आदि के कार्य किए जाते थे तो उसका आरोप नवाब पर डाल दिया जाता था और नवाब को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। यह अनुमान लगाया जाता है कि 1766 से 1768 तक के मात्र 2 वर्षों में ही कंपनी ने केवल बंगाल से ही 57 लाख रुपए की वसूली की थी।
क्लाइव सहित अंग्रेजी अन्य अधिकारियों ने भी यह स्वीकार किया है कि कंपनी का शासन अन्यायपूर्ण और भ्रष्ट था। परिणामस्वरूप बंगाल की जनता और भी भयंकर रूप से गरीब और दरिद्र हो गई। राजनीतिक व्यवस्था का पुनर्गठन। अत्यधिक प्रशासनिक गलतियों के फलस्वरूप कंपनी ने 1772 में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। कंपनी मूलतः एक व्यापारिक संगठन थी। राज्य का प्रशासन प्रशासन करने के लिए उसके पास प्रशासनिक ढांचा नहीं था। राजनीतिक शक्ति को व्यवस्थित करने के लिए उनके पास संविधान में परिवर्तन करना अति आवश्यक हो गया था। इसीलिए कंपनी ने कार्य संचालन के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ नियमों को बनाने की सिफारिश की। इसी आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था और इसको कंपनी के शासन के लिए काफ़ी सुलभ माना गया। पश्चिमी संस्थाओं को भारत में लागू करना। हमारे रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब यह है कि भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनी शासन प्रणाली को लागू करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया जाता था। यानी कि ये ब्रिटिश सरकार के शासनादेश कहे जा सकते हैं। ब्रिटिश पद्धति पर आधारित संस्थाओं को लागू किया गया। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को बंगाल का प्रशासक प्रशासक माना जाता था और उसका बंगाल का प्रशासन चलाना पड़ता था। बम्बई और मद्रास के प्रशासन का निरीक्षण करना होता था। कलकत्ता के जजों एवं एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो ब्रिटिश मापदंड के न्याय के आधार पर प्रशासन चलाते थे। कंपनी के अंतर्गत पहले से ही एक प्रशासनिक प्रणाली का विद्यमान हुआ करती थी। अंग्रेजों के पास एक अच्छी सेना थी, करों को एकत्रित करने के लिए एक अच्छी प्रणाली थी और न्याय देने का भी अधिकार अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया था। प्रारंभ में पुरानी व्यवस्था को केवल बढ़ाया गया, परंतु सदी के अंत तक प्रशासन के अंग्रेजी सिद्धांतों को गहराई से भारतीय समाज में प्रवेश मिल गया था। इस प्रकार एक सिद्धांत यह था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया। दीवानी न्यायालयों को की आदि की स्थापना की गई। इनकी अध्यक्षता जजों और न्यायाधीशों के द्वारा की जाती थी। इन न्यायालयों की लोकप्रियता इस बात से लगाई जा सकती है कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक इन न्यायालयों के द्वारा 20,000 मामलों का निपटारा प्रत्येक वर्ष कर दिया जाता था। कॉर्नवालिस के शासन के दौरान पुलिस व्यवस्था भी कायम कर दी गई थी। सेवाओं के लिए भारतीय आदमियों पर निर्भरता जारी रही, परंतु विभिन्न नियमों के आधार पर कुछ शर्तों के आधार पर ही भर्ती की जाती थी। जैसे कंपनी की सत्ता को सर्वोच्चता प्राप्त की, वैसे नवाब एवं उसकी सहायकों की शक्ति समाप्त हो गई। एक शक्तिशाली राज्य व्यवस्था का निर्माण किया गया। जनता से यह आशा की जाती थी कि वह उसकी आज्ञाओं का पालन करे। पुरानी परंपराओं को निरंतरता बनी रही, परंतु जनता को शासित करने के तरीकों में मूल परिवर्तन कुछ किए गए। यह परिवर्तन तात्कालिक रूप से दिखाई नहीं पड़ते थे। कंपनी के कारिंदे स्वयं नवाबों की भांति कार्य किया करते थे। राजस्व इकट्ठा करने के लिए विभिन्न परंपरा तरीकों मुगलों की परंपराओं को अपनाते थे। कंपनी की प्रशासन नीतियां पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कायम हो गया था। ब्रिटेन के हितों को पूरा करने के लिए स्वदेशी सरकार व्यवस्था का स्थान एक साम्राज्यवादी व्यवस्था ने ले लिया था। यानी कि मुगलों और जो देसी रियासतें थीं उनको ख़त्म करके एक साम्राज्यवादी व्यवस्था, एक उपनिवेशवादी व्यवस्था जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा लागू की गई थी, उसने हमारे राजतंत्र को ख़त्म करके एक साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी व्यवस्था को लागू कर दिया गया। लास्ट में शब्दावली से कुछ दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। चौथ किसे कहा जाता था? भूरा जो उसका एक चौथा हिस्सा हुआ करता था, जो मराठा सरकार के द्वारा लिया जाता था। जो भूमि पर जो भी फसल होती थी उसका चौथा हिस्सा किसानों को एक राजस्व के रूप में मराठा सरकार को देना पड़ता था। इसके बदले में मराठा सरकार उन इलाकों को बाहरी ताकतों से, आक्रमणों से बचाने के लिए वचनबद्ध हुआ करती थी। जागीर व्यवस्था से तात्पर्य है कि मुगल मनसबदारों, जो बड़े-बड़े अधिकारी हुआ करते थे, उनको नगद पैसे की जगह उनको भूमि भूमि को दान के रूप में या उनकी तनख्वाह के रूप में प्रदान कर दिया जाता था। उस भूमि पर राजस्व प्राप्त करने का उनका पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया जाता था और ये अधिकारी कुछ अपनी छोटी-छोटी टुकड़ियाँ भी रखते थे और सैनिकों को भी रखते थे, जिससे कि वो अपनी भूमि से प्राप्त होने वाले राजस्वों से ही सैनिकों के वेतन का वहन किया करते थे और वे उस स्थान का, जिसे जागीर कहा जाता था, प्रशासनिक दायित्व भी निभाते थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।